यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टॉपिक है, रॉयल प्रेरोगेटिव। सही है, रॉयल प्रेरोगेटिव्स का नेम आपको प्रिविलेजेस ऑफ क्राउन की शक्ल में भी आएगा या प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन्स की शक्ल में भी आ सकता है। लाइक आपको एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन द रॉयल प्रेरोगेटिव, या आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ द क्राउन, या पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रेरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन। तो इनके डिफरेंट नेम्स हैं और आपको लिखना एक ही चीज़, नाम डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखा है The constitutional history of the United Kingdom begins with an absolute monarchy। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना यूके का, उसकी हिस्ट्री जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्च से शुरू होती है। एब्सोल्यूट मोनार्च का मतलब ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, यूके की, तो आप देखोगे वहाँ पे आपको किंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा मिलेगा। लाइक पहले किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था, फिर गुजरते टाइम बाद किंग से कंट्रोल नहीं हो रही थी कंट्रीज़, तो उसने अपने अंडर कुछ ऐसे लोग रख लिए जिनके पास लॉज की और जुडिशरी की बहुत अच्छी नॉलेज थी। फिर गुजरते वक्त के साथ ये लॉ की जो डिपार्टमेंट था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसने क्या किया कि किंग्स की पावर्स को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना कम कर दिया कि फिर इसी डिपार्टमेंट ने एक पार्लियामेंट्री ब्रांच बना दी, अपनी पार्लियामेंट्री ब्रांच बना दी। अब आज के दौर में, अब 22 साल चल रहा है ना, 2024 वाला, आज के दौर में पार्लियामेंट जो है किंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब किंग के पास कोई पावर्स नहीं रही। तो बेसिकली ये जो रॉयल प्रेरोगेटिव का टॉपिक है ये हमें ये बता रहा है कि आज के दौर में किंग्स के पास कौन सी पावर बची हुई है, उसको हम रॉयल प्रेरोगेटिव कहते हैं, क्योंकि किंग से सारी पावर जो है लोगों ने ले ली और अब पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई है। पार्लियामेंट में नॉर्मल लोग बैठे होते हैं, जो नॉर्मल लोग यानी कि हम जैसे लोग जो पढ़ लिख के उस पोजीशन पे आते हैं, उनकी सीट्स पे बैठते हैं। तो किंग्स की सारी पावर जो है अब कम हो गई हैं, तो जो पावर्स बची हुई हैं उनको हम रॉयल प्रेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, In the history of UK, the powers were in the hands of the crown, but later those powers were converted to the parliament। जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ना, यही बात यहाँ पे लिखी है कि पहले किंग के पास सारी पावर होती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ना वो सारी की पावर्स अब पार्लियामेंट के पास आ गई है। फ्यू पावर्स ऑफ क्राउन यहाँ पे कौन है, किंग है और क्वीन है। ठीक है, इन लोगों को हम क्राउन कहते हैं, जो कि जितने भी उनके अंदर लोग मौजूद, चाहे वो क्राउन हो, किंग क्वीन हो, प्रिंसेसेस हो या जो भी हो, इन सबको हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, फ्यू पावर्स ऑफ क्राउन आर स्टिल इन द हैंड्स विच आर डिस्कस्ड इन रॉयल प्रेरोगेटिव। यानी कि रॉयल प्रेरोगेटिव वो पावर्स हैं जो अभी भी किंग एंड क्वींस के पास हैं, यानी कि क्राउन के पास है। The royal prerogatives are also known as the crown prerogatives or prerogatives of the crown। और royal prerogatives को आप crown prerogatives भी कह सकते हैं और prerogatives of crown भी कह सकते हैं। It gives the monarchy or the crown with certain rights, power and benefits। अब crown के ना different name हो सकते हैं। crown को आप monarchy भी कह सकते हो या क्राउन भी कह सकते हो। ठीक है, और इन दोनों का यही मतलब है कि जहाँ पे किंग्स बैठते हैं या क्वींस होती हैं। ठीक है, यानी कि किंग्स एंड क्वींस को आप क्राउन भी कह सकते हो, मोनार्ची भी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे इस टॉपिक में क्राउन और मोनार्ची का नेम बहुत बार आएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पावर्स गिवन ऑन द क्राउन। और ये जो रॉयल प्रेरोगेटिव्स का जो ये टॉपिक है ना, ये कलेक्शन है उन पावर्स की जो इनके इसमें मौजूद है। लाइक एक लिस्ट लिखी होगी कि किंग के पास ये पावर है, किंग के पास ये पावर है, किंग के पास ये पावर है। तो ये बेसिकली कलेक्शन हो रही है उन पावर्स की जो कि रॉयल प्रेरोगेटिव के अंदर लिखी जा रही है। मीनिंग ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव मीन्स अ स्पेशल पावर और राइट और प्रिविलेज फुली गिवन टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। यहाँ पे प्रेरोगेटिव को समझाया जा रहा है कि प्रेरोगेटिव होता क्या है। प्रेरोगेटिव बेसिकली वो स्पेशल पावर्स होती हैं जो एक इंसान को दी जाती हैं या फिर एक खास ग्रुप के लोगों को दी जाती हैं। तो प्रेरोगेटिव का मतलब है स्पेशल पावर्स। सही है, मीनिंग ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव, रॉयल प्रेरोगेटिव को मैकमिलन डिक्शनरी ने डिफाइन किया है द स्पेशल राइट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। यानी कि रॉयल प्रेरोगेटिव को कहते हैं कि वो राइट्स, वो ऐसे खास राइट्स जो सिर्फ किंग्स और क्वींस के पास होते हैं, इनको हम रॉयल प्रेरोगेटिव्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव। पहले हमने मीनिंग पढ़ा था, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे। रॉयल प्रेरोगेटिव इज डिफाइंड एज द स्पेशल पावर, राइट्स एंड इम्यूनिटीज विच आर गिवन टू द क्राउन ओनली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खास पावर्स और राइट्स और इम्यूनिटीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राउन को दी गई है, यानी कि किंग्स एंड क्वींस को दी गई है, इसको हम रॉयल प्रेरोगेटिव कहते हैं। हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड प्रेरोगेटिव, यहाँ पे ना रॉयल प्रेरोगेटिव की हिस्ट्री हम पढ़ने लगे हैं कि रॉयल प्रेरोगेटिव्स बना कैसे, हुआ क्या। तो उसकी पहली हिस्ट्री में पहला पॉइंट है मोनार्ची और क्राउन अलोन व सॉवरेन। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पुराने वक्तों में किंग्स एंड क्वींस जो थे ये बहुत पावरफुल होते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पार्लियामेंट ने सारी पावर इनसे ले ली। पार्लियामेंट में नॉर्मल लोग होते थे। ठीक है,
Long back in the history of monarchy or crown alone had all the powers to rule countries in UK, but slowly, when time passed, British Parliament was created in Britain in medieval period. हुआ ये था कि बहुत सालों पहले किंग्स क्वींस के पास, यानी कि जो मोनार्ची थी या क्राउन थी, किंग्स क्वींस जो थे वो अकेले ही उनके पास सारी पावर्स थी हर चीज़ की, और यूके में ये मौजूद थे, और यूके के डिफरेंट प्लेसेस जहाँ भी यूके की पहुँच थी सब जगहों पर इन किंग्स क्वींस ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन स्लोली इन किंग क्वींस की पावर्स कम कर दी गई। कैसे कम की कि मेडिवल पीरियड शुरू हो गया। मेडिवल पीरियड में हुआ यह था कि एक ऐसा किंग आ गया जिसने एक पार्लियामेंट का सिस्टम शुरू कर दिया था। उस किंग ने खुद ही ये पार्लियामेंट सिस्टम बनाई, इसलिए बनाई थी ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंट्रोल में रख सके। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने किंग्स क्वींस की ही पावर्स को छीन लिया उनसे। Slowly, when changing condition, Parliament becomes stronger and passed many acts against the king. Due to this, today Parliament is sovereign in United Kingdom, but king or queen still have few royal prerogatives. यहाँ पे ये लिखा है कि इस पार्लियामेंट की वजह से किंग्स क्वींस की सारी पावर्स उनके हाथ से निकल गई और पार्लियामेंट के हाथ में उनकी सारी पावर्स आ गई। आज के दौर में सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, किंग्स क्वींस के पास कोई खास पावर मौजूद नहीं है। लेकिन जो अभी भी किंग्स क्वींस के पास पावर्स मौजूद हैं उनको हम रॉयल प्रेरोगेटिव्स कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन और डिक्रीज इन क्राउन पावर्स। अब पावर किस तरह से रिड्यूस हुई किंग्स क्वींस की, उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ये पावर रिड्यूस हुई थी मैग्ना कार्टा के एक्ट से, बिल ऑफ राइट 1689 के एक्ट से, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट से। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स और भी हैं, बट ये 3 मेन एक्ट्स हैं जिनसे किंग्स क्वींस की पावर्स को रिड्यूस किया गया। सही होगा, यानी कि मैग्ना कार्टा जब हुआ, बिल ऑफ राइट्स हुआ और क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट हुआ, तो आप जब इन एक्ट्स को सेपरेटली पढ़ोगे, मेरे डिफरेंट वीडियोस में आप जब इन एक्ट्स को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से किंग्स एंड क्वींस की पावर्स को पार्लियामेंट ने उनसे छीना। These documents are the most famous acts of the parliament that reduce crown powers and rights. There are many more acts available as well. यानी कि सिर्फ ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे और एक्ट्स भी पार्लियामेंट ने पास किए जिससे किंग्स क्वींस की पावर्स उन्हीं के हाथ से चली गई। अब ये जो पीछे जो पावर्स लिखी थी ना, सॉरी एक्ट्स लिखे थे, इन्हीं एक्ट्स को आगे लिखा गया। पहला हमारे पास मैग्ना कार्टा 1215, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन मैं इसको शॉर्टली भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैग्ना कार्टा 1215 में बनाया गया। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था पार्लियामेंट ने। सही है। मैग्ना कार्टा इज अ फेमस हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ ब्रिटिश। सही है। मैग्ना कार्टा वाज मेड व्हेन किंग जॉन हैड अलॉट feudal lord and had a fight with his feudal lords। अच्छा, हुआ ये था कि 1215 के दौर में ना किंग जॉन हुआ करता था। ऑब्वियसली बहुत सारे किंग्स आए थे, तो उस दौर में 1215 में किंग जॉन हुआ करता था, और किंग जॉन ने अपने अंडर कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स रखे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स, ये वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके पास लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, तो इसने अपने अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स को रखा हुआ था कंट्री को चलाने के लिए, और ये साल था 1215 का दौर था। ठीक है, बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स हैड विल्स एंड डिमांड्स दैट they wanted the king to fulfill them, but King John refuses it and arrests his feudal lords। अब ये जो feudal lords जो किंग ने अपने अंडर रखे थे, इनकी कुछ ख्वाहिशें थी जो ये चाह रहे थे कि किंग जॉन इनकी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन किंग जॉन ये नहीं चाहता था कि इनकी ख्वाहिशें पूरी हो, तो इसने इन तमाम feudal lords को जेल भिजवा दिया। अब जैसे ये जेल गए तो सब लोगों ने किंग जॉन को बुरा समझना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे यही बात लिखी है कि लेटर किंग जॉन realized that he cannot manage the country of Britain alone and also needed financial help to manage the administration in the countries of Britain. Therefore he accepted the will and demand of the feudal lords। अब जो ये feudal lords हैं, जैसे ही अरेस्ट हो गए तो जो किंग जॉन था उसको रियलाइज हो गया कि वो अकेले कंट्री नहीं चला पा रहा। डिफरेंट कंट्रीज से, ऑब्वियसली जो किंग के अंडर बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, तो हर कंट्री के लिए उसने एक फ्यूडल लॉर्ड रखा था। तो जाहिर बात है सारे फ्यूडल लॉर्ड जब अरेस्ट हो गए थे, जेल में चले गए थे, तो किंग जॉन अकेले संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने मजबूर होकर इस फ्यूडल लॉर्ड्स की बातों को मान लिया। यही बात यहाँ लिखी है। दोज विल्स वर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स की जो विल्स थी, विल्स का मतलब है जो ख्वाहिशें थी, ख्वाहिशें, उन तमाम विल्स को एक पेज पे लिख दिया गया। सारे फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपनी अपनी विल्स लिख दी एक पेज पे। दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद उसको पास किया। एंड दैट डॉक्यूमेंट देन फोर्सफुली साइंड बाय द किंग जॉन, और किंग जॉन ने उस विल डॉक्यूमेंट पर अपना साइन भी कर दिया, और ये साइन भी काफ़ी फोर्सफुली किंग जॉन से करवाया गया। इस साइन करने के बाद क्या हुआ कि किंग जॉन और किंग जॉन के आने वाली तमाम नस्लों की पावर्स कम हो गई। This document got the name of Magna Carta 1215, which is also famous with the name Great Charter. This Magna Carta had reduced the powers of crown and
इंक्रीज द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस विल के अंदर बेसिकली वो चीज़ें लिखी गई थी जिससे फ्यूडल लॉर्ड्स की भी पावर्स बढ़े और पार्लियामेंट की भी पावर्स बढ़े। और जैसे किंग ने साइन किया तो किंग की पावर्स और उसके आने वाले नस्लें उन सारियों की पावर्स ख़त्म होगी उनके हाथ से। अब बिल ऑफ राइट्स आ जाता है। बिल ऑफ राइट्स बना था 1689 में। ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये कौन फेमस हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ब्रिटेन का। बिल ऑफ राइट वाज मेड व्हेन किंग जेम्स टू स्टार्टेड अ फाइट विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आ गया है किंग जेम्स, ऊपर जो था वो कोई और किंग था, अब आ गया है किंग जेम्स टू। किंग जेम्स टू जो था 1689 के दौर में था। उस वक्त हुआ यह था कि किंग जेम्स ने ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ लड़ाई लगा दी बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। अब जाहिर बात है जब मैग्ना कार्टा पे साइन हो गया, उस साइन की वजह से सारी ज़्यादातर पावर जो है पार्लियामेंट के पास चली गई। तो उससे हुआ ये कि किंग्स के पास पावर्स कम हो गई और पार्लियामेंट के पास चली गई, यानी कि किंग भी कंट्रोल कर रहा था कंट्री को और पार्लियामेंट भी कर रही थी। इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी मैग्ना कार्टा से। तो जब फाइट कर रहा था किंग के भाई पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए, किंग के पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे यही लिखा है कि दिस फाइट लेड टू अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688 एंड पार्लियामेंट वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम एंड रिमूव्ड किंग जेम्स फ्रॉम थ्रोन इन 1689 एंड मेड अ बिल एंड दैट बिल वाज साइंड बाय क्वीन मैरी एंड किंग विलियम। वह यह था कि किंग जेम्स ने जब लड़ाई की कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट उस वक्त बहुत स्ट्रांग थी और पार्लियामेंट ने खुद ही किंग जेम्स को उसकी तख्त से निकाल दिया, उसकी पोजीशन से ही हटा दिया और फिर उसकी जगह क्वीन मैरी को रखवा दिया गया और किंग विलियम को रखवा दिया गया। और इन दोनों से ना साइंस भी लिए गए और वो साइन लेने से हुआ ये कि पार्लियामेंट और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सही है। और क्वीन मैरी वॉज किंग जेम्स डॉटर एंड किंग विलियम वर हर हस्बैंड। और जो क्वीन मैरी थी ना जिसको किंग जेम्स की जगह पर रखा गया ये उसी की ही बेटी है। और जो किंग विलियम है ये अपना क्वीन मैरी का हस्बैंड है। आफ्टर दे कम ऑन थ्रोन्स दे बोथ साइन दैट बिल। अब जाहिर बात है पार्लियामेंट ने साइन भी तो कराना था ना, तो पार्लियामेंट ने साइन करा दिया इन दोनों से और कहा कि आप हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दें, हम कंट्री को खुद चलाएंगे। तो किंग की जिन पावर्स के लिए जेम्स लड़ता रहा उसी पावर्स को पार्लियामेंट ने परमानेंटली छीन लिया किंग से। पहले तो हुआ ये था ना मैग्ना कार्टा ने तो आधी पावर्स दी थी पार्लियामेंट को, वो भी अच्छी खासी थी, लेकिन अब पार्लियामेंट ने 90% पावर्स छीन लिए किंग से। और इस पर साइन भी जेम्स के ही बच्चों ने किया था, यानी कि उसकी बेटी ने और उसके हस्बैंड ने इन पे साइन किया। जैसे इस पे साइन हुआ तो पार्लियामेंट और स्ट्रांग हो गई। बाय द पार्लियामेंट द डॉक्यूमेंट वाज गिवन द नेम बिल ऑफ राइट्स। जैसे ये साइन हो गया डॉक्यूमेंट तो इसका नाम इस डॉक्यूमेंट का रख दिया गया बिल ऑफ राइट्स। दिस बिल ऑफ राइट्स कंटेन ऑल द पावर्स फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड सिटीजंस ऑफ ब्रिटेन बट रिड्यूस द पावर्स ऑफ क्राउन। और इस डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर्स बढ़ गई और नॉर्मल सिटीजन्स की पावर्स बढ़ गई, लेकिन क्राउन की यानी कि किंग्स एंड क्वींस की पावर रिड्यूस हो गई। तो ये थी हिस्ट्री। अब दूसरी हिस्ट्री है हमारे पास क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट की, जो कि 1947 में बना था। ये भी ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक हो गया। द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट इज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एक्शंस अगेंस्ट द क्राउन टू बी ब्रॉट इन सेम वे एज अगेंस्ट एनी अदर पार्टी। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट वो पहला एक्ट था जिसने किंग को और क्वीन को फोर्स किया कि वो कोर्ट आए। नॉर्मली होता यह था कि किंग्स एंड क्वींस कोर्ट कभी नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे, लेकिन पार्लियामेंट के इस एक्ट के बनने से किंग एंड क्वीन भी अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि वो कोई भी अगर डिसीजन देंगे तो उनको कोर्ट आना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस पे पार्लियामेंट ने बात की कि अगर किंग क्वीन ने कुछ ऐसे केसेस पे पार्टिसिपेट अगर किया तो उन केसेस की वजह से किंग्स क्वीन को कोर्ट भी आना पड़ेगा, और ये सिर्फ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट की वजह से हुआ। अब डिफरेंस बिटवीन क्राउन एंड किंग, क्राउन एंड किंग के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। क्राउन होता है, क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन। क्राउन में इंस्टीट्यूशन पूरा आ जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको क्वींस भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको प्रिंसेसेस भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको किंग्स क्वींस भी मिलेंगे, इसमें आपको पूरा किंग्स क्वींस को चलाने वाला पूरा डिपार्टमेंट मिलेगा और किंग्स क्वीन जहाँ रहते हैं वो भी मिलेगा। इसको हम क्राउन कहेंगे। लेकिन किंग क्या होता है? द किंग इज एन इंडिविजुअल दैट होल्ड्स द इंस्टीट्यूशन। और जो किंग है ना वो इस इंस्टीट्यूशन को होल्ड करता है। होल्ड मीन्स ये हेड होता है इस क्राउन का। समझ आ रही है? क्राउन के अंदर आपको क्वींस भी मिलेंगी, हर कोई मिलेगा। क्राउन के अंदर आपको किंग्स क्वींस के बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन जो किंग है ना वो इसी क्राउन का हेड होता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। अगला पॉइंट है कि द क्राउन कैन नॉट बी एंडेड। क्राउन जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता। लाइक अगर मिसाल के तौर पे किंग फोर्थ भी हो जाएगा तो उसकी बेटी आ जाएगी, अगर बेटी नहीं रही तो उसकी बेटी आ जाएगी, वो नहीं रही तो किसी और कोई ना कोई लाजमी आएगा और इस किंगशिप को चलाता ही रहेगा हर वक्त। लेकिन किंग में ये नहीं होता। द किंग कैन बी एंडेड ड्यू टू डेथ और एग्जीक्यूशन एंड
अ न्यू किंग अराइव्स। जो किंग है ना, जो था वो मर भी सकता है, उसको मारा भी जा सकता है, या उसको अपने तख्त से निकाला भी जा सकता है। तो वो एंड हो जाएगा, उसका दौर ही खत्म हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा किंग आ जाएगा। लेकिन जो क्राउन है ना, वो खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्राउन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ किंग, किंग इज अ पार्ट ऑफ अ क्राउन और मोनार्ची। जो क्राउन है ना, वो किंग का पार्ट है ही नहीं। क्राउन जो है चुप करके अपना उसका किंगशिप चलती रहेगी, लाइक उसको कोई कंसर्न नहीं है भाई कौन किंग आ रहा है कौन किंग जा रहा है, वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। लेकिन जो किंग है ना, वो इसी क्राउन का पार्ट ही बन के रहेगा। लाइक अगर ये चला जाएगा तो जो भी किंग आएगा ना इसकी जगह, उसको इस क्राउन के अंदर आना ही पड़ेगा, लाइक इस सिस्टम के अंदर आना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ लिखिए। अब टाइप्स ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव। अब रॉयल प्रेरोगेटिव पर्सनल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब डायग्राम आ गई है रॉयल प्रेरोगेटिव की। रॉयल प्रेरोगेटिव पर्सनल प्रेरोगेटिव्स भी होते हैं और पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स होते हैं। अब दोनों को समझ लेने के ये हैं कि पहला है हमारे पास पर्सनल प्रेरोगेटिव। पर्सनल प्रेरोगेटिव में ये लिखा है द पर्सनल प्रेरोगेटिव ऑफ क्राउन और मोनार्च आर रिटन बिलो। पहला है काइंड्स किंग कैन डू नो रॉन्ग, दूसरा है द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। अब ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हम पर्सनल प्रेरोगेटिव में लिखते हैं। पहला है किंग कैन डू नो रॉन्ग, अब इसी को हम पढ़ने लगे हैं। पर्सनल प्रेरोगेटिव में किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। अब पहला हम पढ़ेंगे किंग कैन डू नो रॉन्ग, सही है। किंग कैन डू नो रॉन्ग का मतलब है ये एक लीगल मैक्सम है। किंग कैन डू नो रॉन्ग को हम एक लीगल मैक्सम की शक्ल में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है किंग कैन नॉट डू नो रॉन्ग, यानी कि किंग कुछ ऐसा करता ही नहीं है जो गलत हो, ठीक है। was in a full force in England constitutional law ever since the emergence of British Empire। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है जब से क्राउन शुरू हुआ है, जब से लाइक ये बादशाहियत शुरू हुई है यूके यूएसए में, यूएसए कह रही हूँ यूके में, जब से यूके के अंदर किंग्स क्वीन का दौर शुरू हुआ है तब से ये माना जा रहा है कि जो किंग है ना वो कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। ये एक लीगल मैक्सम है, सही है। अब लीगल मैक्सम रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट फेक्यूर। रेस्ट का मतलब है किंग, नॉन प्रोटेस्ट का मतलब है कैन नॉट, फेक्यूर का मतलब है टू सिन और रॉन्ग। बेसिकली किंग कैन डू नो रॉन्ग को लैटिन लैंग्वेज में रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट पेक्योर कहते हैं, ठीक है। ये एक लैटिन लैंग्वेज में लिखा रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट पेक्योर जो ऊपर पढ़ा था, और इसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन है किंग कैन डू नो रॉन्ग। आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन दी मीनिंग ऑफ रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट पेक्योर, फिर आप वहाँ पे जाके सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ था। तो ये आप समझ जाइएगा कि ये किंग की रॉयल प्रेरोगेटिव के टॉपिक के अंदर आया था, और इसके अंदर जो था किंग कैन डू नो रॉन्ग का ये टॉपिक था, ठीक है। आपसे वो कुछ भी किसी तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये मैक्सिम्स याद रखने पड़ेंगे, सही है। रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट पेक्योर इज अ लैटिन लीगल मैक्सिम व्हिच मींस दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग। दिस मैक्सिम इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी और क्राउन इम्यूनिटी। इस जो ये डॉक्ट्रिन है ना, ये जो लीगल मैक्सिम आया था, इसको हम क्राउन इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है कोई पावर देना, कोई पावर होना, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। सॉवरेन इम्यूनिटी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से निकली? सॉवरेन इम्यूनिटी ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1788 इन द केस ऑफ फॉसिल्वी। फॉसिल्वी का कोई केस था जो कि 1788 में आया था, यहाँ से हमें सॉवरेन इम्यूनिटी निकली, ठीक है। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि सॉवरेन इम्यूनिटी होती क्या है। सॉवरेन का मतलब है हायर पावर लाइक क्राउन, इम्यूनिटी का मतलब फ्रीडम, यानी कि क्राउन के पास फ्रीडम होना। ये एक तरह से सॉवरेन इम्यूनिटी को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि क्राउन फ्रीडम, समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। क्राउन एंड फ्रीडम का मतलब है, या सॉवरेन इम्यूनिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसे कौन से काम जिसको किंग्स एंड क्वींस बड़े आराम से कर सकते हैं, उन पर रोक टोक नहीं होगी, इसको हम कहते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। Sovereign immunity or crown immunity is a doctrine. In this doctrine, crown is free और इम्यून फ्रॉम सिविल लॉसूट्स एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। यानी कि क्राउन को, यानी कि किंग्स एंड क्वींस को कुछ ऐसे काम हैं जो वो बहुत आज़ादी के साथ कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी के साथ आज़ादी के साथ कर सकते हैं, और कोई भी सिविल लॉसूट या क्रिमिनल लॉसूट, यानी कि कुछ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट उनसे पूछेगी नहीं कि आपने ये काम क्यों किए, क्योंकि इनको वो इम्यूनिटी या आज़ादी दी गई है, और ये आज़ादी खुद ही पार्लियामेंट ने इनको दी हुई थी, ठीक है। कोई इनसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपने ये काम क्यों किया। इसको हम कहते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ द लीगल मैक्सिम किंग कैन डू नो रॉन्ग चेंज्ड। अब कुछ अर्से बाद किंग के जो ये मैक्सिम है इसको चेंज कर दिया गया। कैसे? द मैक्सिम किंग कैन डू नो रॉन्ग इज ट्रू, बट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस हैज नाउ चेंज्ड अ लॉट। लाइक लोग कहते हैं कि किंग तो है, गलतियां नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अर्से बाद इसका मीनिंग जो है चेंज कर दिया गया। कैसे? मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम किंग कैन डू नो रॉन्ग इज द इन द पास्ट। पास्ट में किस तरह से लोग इसको समझते थे वो हम पढ़ने लगे हैं।
In the past, king can do no wrong means the king is above law and cannot be tried in any court of England for any wrongful act done by him. He enjoys complete personal immunity from the jurisdiction of ordinary courts of law. For example, if the king of England commits any crime, there is no process mentioned in England law by which king can be brought to trial. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो किंग था ना, किंग की जो ये मैक्सिम यहाँ पे लिखा है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसका ये मतलब है जो किंग है ना वो अबव द लॉ है एंड कैन नॉट बी ट्राइड इन एनी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो किंग है ना वो लॉ से भी ऊपर है और किसी कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, लाइक इंग्लैंड के किसी कोर्ट में किंग को लाया नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी रॉन्गफुल एक्ट करे, चाहे वो जो भी गलत काम करे, ठीक है। ही एंजॉयज कंप्लीट पर्सनल इम्यूनिटी, यानी कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जीता था। फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, यानी कि वो उसको कोर्ट्स में नहीं लेके जाया जाएगा, चाहे वो कोई भी काम करे, वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीता था। ये पुराने वक्त में किंग कैन डू नो रॉन्ग का यही मतलब है, ठीक है। अब आजकल के दौर में किंग कैन डू नो रॉन्ग का क्या मतलब लोग समझते हैं, ये पढ़ने लगे मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिम इन द प्रेजेंट टाइम। इसमें लिखा है इन द प्रेजेंट किंग कैन डू नो रॉन्ग मीन्स दैट द किंग इज अबव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट परफॉर्म्ड इन हिज नेम बिकॉज पार्लियामेंट ऑफ यूके हैड रिमूव्ड द पावर्स ऑफ किंग एंड गिवन एग्जीक्यूटिव पावर्स टू हिज मिनिस्टर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई किंग कैन डू नो रॉन्ग इज अ गुड थिंग, कि किंग जो है कुछ कर ही नहीं सकता अब, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे वो पावर से छीन ली है, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और पार्लियामेंट ने वो सारी पावर जो किंग्स करता था वो सारी पावर्स मिनिस्टर्स को दे दी हैं, उन मिनिस्टर्स को जिनको पार्लियामेंट कंट्रोल करती है अब। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप किंग के नाम से कोई भी मिनिस्टर काम करेगा तो किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के। ये बयान लिखिए। सो द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म द एक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स रखे जाते हैं वही परफॉर्म करते हैं वो सारे काम जो किंग करता था, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, इन्हीं को ही जवाब देना पड़ेगा। एवरी एक्ट परफॉर्म इन द British government in the name of king is done by the ministers and ministers are responsible for to the parliament the people of Britain। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी काम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं किंग के नाम से, तो यही जिम्मेदार होंगे मिनिस्टर्स अपने हरकतों पे, और इनको पार्लियामेंट को और लोगों को जवाब देना पड़ेगा। That is why king can do no wrong because every act is not done by him but are done by the ministers of executive branch of government। यहाँ भी यही लिखा है आजकल के दौर में किंग कैन डू नो रॉन्ग को इस तरह से समझा जाता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वही काम करते हैं और किंग तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो किंग जो है फ्री है बेचारा, वो किसी चीज़ में उसका जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखिए। द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया कि किंग इज डेड एंड लॉन्ग लिव द किंग, इसको समझते हैं। द फेमस सेंटेंस किंग इज डेड एंड लॉन्ग लिव द किंग हैज टू मीनिंग। दैट मीन्स किंग इज डेड एंड लॉन्ग लिव द किंग। अब इन्हीं को डिवाइड करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस द किंग इज डेड मीन्स दैट द किंग इज डेड, किंग जो है मर गया है, फोर्थ हो गया है। लॉन्ग लिव द किंग का मतलब यहाँ पे ये है। द सेकंड सेंटेंस लॉन्ग लिव द किंग मीन्स डज नॉट रेफर टू द किंग हु जस्ट डाइड बट इट रेफर्स टू द न्यू किंग हु इमीडिएटली टेक्स ओवर हिज थ्रोन। सो द प्रीवियस किंग डाइज एंड अ न्यू किंग कम। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो लॉन्ग लिव द किंग से, अब मतलब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि जो है किंग जो है फोर्थ हो गया, नीचे ये कहा जा रहा है कि किंग तो जिंदा है और लंबा चल रहा है। इट मीन्स कि ये किंग था, ठीक है, ये पहले उस जगह पे मौजूद था, फिर ये फोर्थ हो गया, ये तो चला गया। अब इसकी जगह जो दूसरा किंग आएगा वो इसकी सीट पे आके बैठ जाएगा और अब अपने हुकूमत को चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी जा रही है कि ये उस किंग को डील नहीं कर रहा जो मर गया, बल्कि ये उस किंग के बारे में बताया जा रहा है जो उसकी जगह पे आएगा। यहाँ पे यही बात लिखी है, ठीक है। Total meaning of the phrase the king is dead and long live the king, यहाँ पे लिखा है so the total or the full meaning of the sentence is the king is dead and long live the king means that the king is dead and the new king arrives and this system won't stop। यहाँ पे यही लिखा है कि जो किंग मर गया है वो तो चला गया है, लेकिन उसकी जगह दूसरा किंग आ गया है और ये जो सिस्टम है किंगशिप का ये कभी खत्म नहीं होगा। अब आता है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव। ऊपर हमने पढ़ा था पर्सनल प्रेरोगेटिव, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव। पॉलिटिकल में क्या आता है? डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव आ जाता है और फॉरेन प्रेरोगेटिव आ जाता है। अब पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव में पहला है हमारे पास डोमेस्टिक, दूसरा है फॉरेन। डोमेस्टिक का मतलब है घर के अंदर, घर के अंदर मीन्स यूके के अंदर जो काम करेगा किंग उसको हम डोमेस्टिक कहेंगे। फॉरेन प्रेरोगेटिव का मतलब है जो किंग होगा वो बाकी कंट्रीज के साथ जो काम करेगा उसको हम फॉरेन कहेंगे, और जो यूके के अंदर यानी कि घर के अंदर जो अपने काम करेगा, घर डोमेस्टिक को घर के लिए यूज होता है। यहाँ पे घर किसके लिए यूज हो रहा है? यूके का, यूके के लिए यूज हो रहा है, यानी कि यूके के किंग अपने ही कंट्री के अंदर जो काम करेगा उसको डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव कहेंगे, और जो फॉरेन यानी कि बाहर कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जो काम परफॉर्म करेगा उसको फॉरेन प्रेरोगेटिव कहेंगे। पहला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मीनिंग क्या है? डोमेस्टिक मीन्स
रनिंग देयर ओन कंट्री और कंट्रीज, नॉट डीलिंग विद फॉरेन और इंटरनेशनल कंट्रीज, यानी कि अपनी ही कंट्री को चलाना जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल कंट्रीज ना हो। यानी कि यूके का जो किंग है या क्वींस है जो भी उस वक्त मौजूद है, वो अपनी ही कंट्री के अंदर जो भी काम करेगा उसको हम डोमेस्टिक में लिखते हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक के भी बहुत सारे पॉइंट्स है। पहला है लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव, अगला है एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव, दूसरा है जुडिशियल प्रेरोगेटिव, फिर है एशियास्टिकल प्रेरोगेटिव, ठीक है। लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव। अब ये जो यहाँ पे ना जो डायग्राम की लिस्ट लिखी है ना, यही लिस्ट यहाँ पे लिख दी है, जो ऊपर लिखी थी यहाँ पे आ गई है, ये जो लिखी है प्रॉपर्टी लिस्ट की शक्ल में आ गई, ठीक है। अब इन्हीं लिस्ट को हम पढ़ने लगे। इसमें पहला है हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव। अब ये लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव का मतलब है कि जो यूके के जो किंग्स एंड क्वीन है उनके पास ऐसे कौन से लेजिस्लेटिव काम है जो यूके के अंदर करते हैं। लेजिस्लेटिव काम मीन्स लॉ बनाने वाले काम। अब हम कौन लॉ बनाया जा रहा है, कौन लॉ बना रहा है, यहाँ पे क्राउन बना रहा है, यानी कि किंग्स क्वींस के पास वो पावर्स हैं जिसमें वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यूके के अंदर ही। Legislative prerogative of the crown are those rights and powers of the crown that are performed for legislative branches, यानी कि जो भी legislative branch फंक्शन परफॉर्म करी है उसके मामलात के अंदर क्राउन के पास कौन सी पावर्स मौजूद हैं वो पढ़ रहे हैं हम। फॉलोइंग आर सम लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स आर, यानी कि ये पावर्स हैं जो क्राउन के पास हैं, ठीक है। ये वो पावर्स हैं जो किंग्स क्वींस जो हैं इनके पास हैं और ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। पहला लेजिस्लेटिव पावर है समनिंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। समनिंग का मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बुलाना, उसको समन करते हैं। समन का मतलब है किसी को बुलाना कॉल करके। समनिंग मीन्स ऑर्डर टू प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस और कॉल टू बी प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस। यहाँ पे आप कॉल करके लोगों को बुला सकते हो कि आप किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ, इसको हम समन कहते हैं या समनिंग कहते हैं। द किंग हैज द पावर ऑफ समनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सो दैट बोथ हाउसेज दैट आर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स समन टू वर्क ऑन मेंटेनिंग लेजिस्लेटिव branch bill and understanding money and other bill tax etc. जो किंग है वो पार्लियामेंट की ब्रांच को, जो पार्लियामेंट है ना उसको किंग कह सकता है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, मुझे आप लोगों से बात करनी है। और इकट्ठे इसलिए करा सकता है ताकि वो बजट को डिस्कस कर सके, पैसे को डिस्कस कर सके, बिल को डिस्कस कर सके, और बाकी जो टैक्स वगैरह है उसको डिस्कस करने के लिए किंग जो है ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट की ब्रांच है ना उसको बुला सकती है, उसको समन करा सकती है। समन का मतलब है बुलवाना, कि इकट्ठे हो जाए एक जगह पे। ये उनकी एक पावर होगी किंग की। दूसरी पावर है एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द किंग एड्रेसेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट एवरी न्यू सीजन। और जो न्यू सीजन चलता है यानी कि कोई भी नया सिस्टम शुरू हो गया है उस पर जो किंग है ना वो पार्लियामेंट को एड्रेस करके उस न्यू सीजन के अकॉर्डिंग कोई नई बात बता सकता है, ठीक है। अगला डिसॉल्विंग द हाउस ऑफ कॉमन्स। The king has the power of dissolving the House of Commons, that is the lower house of British Parliament on the device of Prime Minister। यानी कि किंग के पास ये पावर भी है कि वो हाउस ऑफ कॉमन को ना खत्म भी कर सकती। डिसॉल्व का मतलब है खत्म करना, एंड करना, ठीक है। तो किंग के पास ये पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकती है हाउस ऑफ कॉमन्स को। ये हाउस ऑफ कॉमन्स बेसिकली ना पार्लियामेंट की छोटी ब्रांच है। पहली वाली ब्रांच का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, जो बड़ी वाली ब्रांच है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और छोटी वाली ब्रांच है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो किंग जो है हाउस ऑफ कॉमन्स जो है खत्म करता है, लेकिन उसको एडवाइस लेनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर से। जो प्राइम मिनिस्टर है ना इससे एडवाइस लेगा फिर ही वो हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म कर सकता है। दूसरी पावर है इसके पास अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना इसके मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर्स भी किंग के पास है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर्स आर मेड बाय द क्राउन। जो पीयर्स वो लोग होते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में काम करते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जिनकी ड्यूटी लगती है। मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर रेफर्ड एज पीयर्स, यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं ना इन्हीं को हम पीयर्स कहते हैं। Most members of House of Lords remain lifetime because they are hereditary members of the British Parliament। और जो House of Lords है ना जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो बड़ी वाली ब्रांच है पार्लियामेंट की, ये मोस्टली हेरिडेटरी होती है, यानी कि इनके जो फादर है अगर काम कर रहे हैं, फादर के बाद इनकी सीट जो है इनके बच्चों को मिलेगी, फिर उनके बच्चों को मिलेगी, फिर उनके बच्चों को मिलेगी। इसको हम कहते हैं हेरिडेटरी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं मोस्टली हेरिडेटरी होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये जो है पार्लियामेंट की बड़ी ब्रांच होती है, ऊपर वाली ब्रांच होती है। रॉयल अप्रूवल टू बिल्स, और जो बिल्स बनते हैं ना, जो लॉज बन के आते हैं पार्लियामेंट से, इन पे जो साइन होता है वो किंग साइन करता है, तभी वो जो बिल है वो लॉ बन सकता है। अगर बिल जो बन रहा है अगर वो उस पर साइन ना हो ना किंग का तो वो लॉ नहीं बन सकता। बिल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप बिल को समझ भी सकते हैं कि बिल होता क्या है। द किंग गिव्स रॉयल अप्रूवल टू द बिल्स। अप्रूवल यहाँ पे है, साइन की बात हो रही है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि जो किंग है ना वो बिल पे साइन करता है, दैट आर मेड बाय बोथ हाउसेस, दैट आर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। विद द अप्रूवल ऑफ द क्राउन दोस बिल्स बिकम
लॉज। जैसे मैंने बताया कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है, जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, जब ये लॉज बनाते हैं तो पहले वो लॉ नहीं होता, पहले वो बिल होता है। जैसे इस बिल पर साइन करता है ना किंग, तो वो बिल अपने आप ही लॉ बन जाएगा। ये बात है रॉयल प्रेरोगेटिव की बिल्स में। अब आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। जब हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ये सारी वो पावर्स थी जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, यानी कि वो लेजिस्लेटिव पावर्स जो किंग्स एंड क्वींस के पास है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती है, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव पावर जो किंग्स एंड क्वींस के पास होंगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर आ जाती है, ठीक है। Executive and administration prerogatives are those rights and powers of crown that are performed by executive branch। यानी कि जो executive branch फंक्शन परफॉर्म करती है ना, ये फंक्शन जो है आप किंग्स एंड क्वींस भी परफॉर्म कर सकते हैं, इनको हम executive prerogative कहते हैं। फॉलोइंग आर द executive prerogative of the crown। इसमें पहला हमारे पास अपॉइंटमेंट, दूसरा है डिसमिसल, तीसरा है डिक्लेरेशन, चौथा है चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, फोर्थ है क्रिएटिंग कॉर्पोरेशंस विद मिनिस्टर्स। अब यही हम पढ़ने लगे आगे। पहला है अपॉइंटमेंट्स। The appointment of prime minister, ministers and cabinet and other group government officers are done by approval of crown। यानी कि जो क्राउन है, यानी कि किंग एंड क्वीन है, वो प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर्स को रखता है, ठीक है। इसके पास ये ड्यूटी है कि ये मिनिस्टर्स को और तमाम प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर्स को रखता है। इसको ये पावर दी गई है। डिसमिसल की पावर भी इसके पास होती है, यानी कि अब नौकरी से भी निकाल सकता है क्वीन। Dismissal of prime minister, ministers of cabinet and other government are done by the approval of king। यानी कि किंग के अप्रूवल से आप प्राइम मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट के लोगों को निकाल सकते हो। किंग जो है वॉर डिक्लेयर कर सकता है। जब भी किसी कंट्री के साथ वॉर करनी हो या जंग करनी हो, तो किंग के पास ये पावर्स हैं कि वो जब मर्जी चाहे वॉर की अनाउंसमेंट दे सकता है। अनाउंसमेंट इस तरह से तो होगी कि लाइक अनाउंसमेंट अगर पार्लियामेंट को देनी है, पार्लियामेंट अगर कह रही है कि हमें वॉर करनी चाहिए, या कोई भी अथॉरिटी कह रही है हमें वॉर करनी चाहिए, तो उस अथॉरिटी को किंग से पर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किंग जब अप्रूव करेगा उस वॉर को, फिर ही वो वॉर होगी। दूसरी पावर है चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो किंग है ना, वो चीफ कमांडर भी है। जो भी आर्मी मौजूद है इस वक्त ब्रिटिश में, यूके के अंदर, उसकी जो आर्मी है, उसका जो चीफ है, यानी कि जो हेड है, वो किंग होगा या क्वीन होगी, ठीक है। The crown is the chief commander of armed forces। सही है। Next is creating corporations with ministers। King or crown creates cooperation with ministers and perform following powers: power to advise the ministers, power to warn the ministers, power to encourage the ministers। King के पास ये powers हैं कि वो मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर्स वो हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो बने हुए लॉज को कंट्री में चलाता है, पुलिस को कंट्रोल करती है और तमाम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अब इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स बैठे होते हैं। इन मिनिस्टर्स के साथ किंग जो है कोऑर्डिनेशन करता है, कॉर्पोरेट करता है। किंग क्या करता है कि वो पावर्स की एडवाइस देता है मिनिस्टर्स को। उसके अलावा किंग जो है वार्न भी करता है मिनिस्टर को कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किंग जो है इनकरेज भी करता है अपने मिनिस्टर्स को। तो ये पावर है किंग की और क्राउन की, क्वीन की भी। अब जुडिशरी पावर्स क्या है, यानी कि वो कौन सी पावर्स हैं किंग्स क्वीन के पास जो जुडिशरी के अंदर आएगी। जुडिशरी मीन जिसमें जजेस बैठे होते हैं और केसेस होते हैं, लॉ होता है, इसको हम जुडिशरी कहते हैं। अब जुडिशरी में लिखा है कि जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स of the crown are those rights and powers that are exercised in judicial branch by the crown। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जुडिशियल पावर्स वो पावर्स हैं जो कि जुडिशियल ब्रांच में वर्क होती हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, जुडिशियल ब्रांच में जजेस होते हैं, कोर्ट्स होती हैं, लॉयर्स होते हैं, इसको हम जुडिशियल ब्रांच कहते हैं। फॉलोइंग जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन, ये वो पावर्स हैं जो क्राउन के पास है। पहली पावर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दूसरी है फाउंटेन ऑफ जस्टिस, थर्ड इज पावर टू पैर्डन एंड एमनेस्टी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आगे पढ़ने लगे हैं। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो जजेस होते हैं कोर्ट्स के, यूके के, यानी कि यूके के कोर्ट्स के अंदर जो जितने भी जजेस हैं वो किंग के अप्रूवल से, क्राउन के अप्रूवल से आते हैं। होता यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन जजेस को किंग के सामने लाता है और बताता है कि ये जजेस हैं, इनको आप जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, अप्रूव कर लें। तो क्राउन के पास इन जजेस को जब लाया जाता है, क्राउन जब इनको अप्रूव कर देता है, तब ही ये लोग, ये जजेस जो है अपने कोर्ट में जाके बैठ के काम कर सकते हैं। दूसरा है फाउंटेन ऑफ जस्टिस। द किंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस। किंग को जो है फाउंटेन ऑफ जस्टिस इसलिए कहा जाता है, फाउंटेन का मतलब है कि ये जस्टिस जो है इसमें भरी होती है, यानी कि किंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा जस्टिस होती है। ये इसमें बात लिखी है, पावर टू पैर्डन एंड एमनेस्टी। पैर्डन का मतलब है माफ़ी दिलवाना किसी भी इंसान को। लाइक उसने कोई जुर्म किया है, कोई भी इंसान इसने कोई गलत हरकत की है, उससे उसको माफ़ी दिलवा के उसको जेल से
रिहा करना, जेल से निकाल देना, इसको हम पैरडॉन कहते हैं। पैरडॉन मीन्स मर्सी, माफ़ी। द प्रिजनर वॉज पैरडॉन, लाइक जिस प्रिजनर ने कोई क्राइम किया है या कुछ भी किया है उसको किंग ही जेल से निकाल सकता है, उस पर मर्सी कर सकता है, उससे माफ़ी उसको मिल सकती है, उसको पैरडॉन मिल सकता है। ठीक है, पैरडॉन जब मिल जाएगा किंग से तो वो प्रिजनर जो है पैरडॉन हो जाएगा, यानी कि अब वो उसको माफ़ी मिल गई, अब उसको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, अब वो आज़ाद रह सकता है। मीनिंग ऑफ पैरडॉन, नंबर 1 मीनिंग ये है कि पैरडॉन मीन्स द एक्शन ऑफ फॉरगिविंग एन ऑफेंस। लाइक किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया, ऑफेंस का मतलब है कोई क्राइम किया है, कोई गलत हरकत की है, उसको ऑफेंस कहते हैं। अगर उसने कोई ऑफेंस किया, क्राइम किया, उस क्राइम पर माफ़ी मिल जाने को हम कहते हैं पैरडॉन किया गया उसको। पैरडॉन मीन्स अ रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, यानी कि अगर आपको पैरडॉन मिल गया यानी कि माफ़ी मिल गई है तो आपको कोई भी पनिशमेंट जो है नहीं मिलेगी, आप आज़ाद हो जाओगे उस पनिशमेंट से, क्योंकि आपको माफ़ी मिल गई है, अब आप जेल से बाहर जा सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, मरियम वेबस्टर ये कह रही है पैरडॉन का मतलब है टू फ्री फ्रॉम पेनल्टी फॉर अ फॉल्ट और क्राइम, यानी कि आपको उस क्राइम की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जो आपने की हुई है, क्योंकि आपको पैरडॉन मिल गई है, यानी कि आपको माफ़ी मिल गई है। अब यूके के अंदर जो है पैरडॉन जो है किंग देता है या क्वींस यानी कि क्राउन देता है, और जो यूएसए है, यूएसए के अंदर जो है पैरडॉन देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर रखी गई है ना पैरडॉन देने की, वो प्रेसिडेंट के पास है, और यूके के अंदर जो है माफ़ी देने की पावर, पैरडॉन देने की पावर किंग्स क्वींस के पास है। ठीक है, अब एमनेस्टी आ जाता है। एमनेस्टी इज अ ग्रुप ऑफ पैरडॉन गिवन टू अ ग्रुप ऑफ ऑफेंडर्स। में होता है ये कि ग्रुप के लोग इकट्ठे ही कोई ऐसा जुर्म कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी जुर्म कर लेते हैं, लाइक 3-4 बंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कोई गलत हरकत की है, अब इनको ग्रुप में ही माफ़ी देनी चाहिए। अगर ग्रुप में माफ़ी देंगे तो उसको हम पैरडॉन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे एमनेस्टी। ठीक है, जिसमें ग्रुप में आप इकट्ठे ही लोगों को माफ़ कर रहे हो उसको एमनेस्टी कहेंगे। डेफिनेशन हमारी वेबस्टर डिक्शनरी में ये लिखी है, एमनेस्टी मीन्स द एक्ट ऑफ एन अथॉरिटी एज अ गवर्नमेंट बाय विच पैरडॉन इज ग्रांटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल को पैरडॉन किया जा रहा है, यानी कि माफ़ी दी जा रही है, एमनेस्टी दी जा रही है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसको एमनेस्टी कहेंगे, अगर एक बंदे को आप माफ़ी दिलवा रहे हो, पनिशमेंट से आज़ाद करवा रहे हो, तो उसको हम कहेंगे पैरडॉन दी है, उसको माफ़ी दी गई है उसके जुर्म की वजह से। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को दे रहे तो उसको हम पैरडॉन नहीं कहेंगे, एमनेस्टी कहेंगे। Origin of amnesty. Amnesty originated from Greek word amnesta means forgotten. Amnesty जो है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब, जिसमें पहले एमनेस्टी को एमनेस्टा कहा जाता था जिसका मतलब है forgotten. King or crown power to pardon or amnesty. The crown exercises a prerogative of mercy and grant pardon to person or group of individuals that are convicted of criminal offense. जो भी हमने ऊपर बातें पढ़ी थी कि किंग्स एंड क्वींस के पास पावर होती है पैरडॉन और एमनेस्टी देने की, वही बात यहाँ लिखी है कि जो किंग है या क्राउन है, क्राउन के अंदर किंग्स क्वींस दोनों आ जाते हैं, यानी कि जो जितना भी बादशाही है तो उसको हम क्राउन कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो किंग है या जो क्राउन है इनके पास ये पावर है कि ये पैरडॉन भी कर सकते हैं और एमनेस्टी भी कर सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही बात यहाँ लिखी है। अब आता है एस लेशिटिकल प्रेरोगेटिव्स। इस प्रेरोगेटिव में होता यह है कि किंग के पास समनिंग ऑफ कन्वेंशन की पावर होती है, अपॉइंटमेंट्स की पावर होती है, हेड ऑफ चर्चेस की पावर होती है। इन तीनों पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला है समनिंग ऑफ कन्वेंशन। समनिंग का मतलब होता है बुलवाना, बुलवाना, ठीक है। अब समन अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है समन या समनिंग, तो हम समझ जाइएगा कि किसी को बुलवाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉ में सबसे ज़्यादा समन और समनिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समनिंग ऑफ कन्वेंशन का मतलब है, कन्वेंशन मैंने बता दिया था कि कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आप बुलवाते हो लोगों को, जहाँ पे बड़े बड़े हेड आके बैठ जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जो लॉ को डिस्कस करते हैं, मुल्क के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। और ये जो जगह होती है इसको नाम दे दिया जाता है कन्वेंशन का, यानी कि कन्वेंशन यहाँ पे जो हुई होती है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग आगे बैठते हैं और किसी भी मसले को हल कर रहे होते हैं, इसको हम कन्वेंशन कहते हैं। और क्राउन के पास चर्च कन्वेंशन की पावर, लाइक वो चर्च रिलेटेड मैटर्स पे कन्वेंशन करवा सकता है, बुलवा सकता है लोगों को क्राउन। ये बात यहाँ लिखी है। अपॉइंटमेंट होती है, किसकी होती है अपॉइंटमेंट? द किंग अपॉइंट्स हाई एस्केलेटिकल ऑफिसर्स, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्क बाइशप्स। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हैं ये क्रिश्चियन का मजहब है, ठीक है, क्रिश्चियंस वाले लोगों का मजहब है, तो उन लोगों को ये बातें आराम से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किंग के पास ना ये पावर भी है कि वो ऐसे रिलीजियस लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है जो कि चर्च में काम कर सकते हैं, ठीक है, चर्च में। और उन लोगों को चर्च में जो काम करते हैं उनको हम आर्श बाइशप भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। और जो भी उनकी क्रिश्चियन के लोगों का जो भी वहाँ पे चर्च का मजहब है ना, वो उन लोगों
के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यही लिखा है कि किंग के पास ये भी पावर है कि चर्च के अंदर जो है आर्च बाइशप्स फादर्स इन लोगों को किंग अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब हेड ऑफ चर्च कौन होता है? द क्राउन और मोनार्च द हेड ऑफ चर्च इन इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड के अंदर जितनी भी चर्चेस होती हैं उनमें से मेन हेड जो है ना वो किंग ही होता है, यानी कि क्राउन ही होता है। यहाँ पे यही लिखे अब फॉरेन प्रेरोगेटिव्स। फॉरेन प्रेरोगेटिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यूके के अलावा, यूके के कंट्री के अलावा आप कुछ भी चीज़ें दूसरी कंट्री से अगर डील कर रहे हो, यानी कि यूएसए से डील कर रहे हो कुछ भी, यानी कि यूके जो है अगर यूएसए से कुछ भी काम करवा रहा है या ऐसे डीलिंग कर रहा है, या यूके जो है पाकिस्तान या इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया के कंट्री के साथ कोई भी इस्लाम दुआ कर रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरेन प्रेरोगेटिव्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ फॉरेन, फॉरेन मीन्स रनिंग अदर कंट्रीज और डीलिंग विद अदर कंट्रीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉरेन का मतलब है कि डीलिंग विद अदर कंट्रीज, लाइक जैसे मैंने पहले बताया यूके जो है अगर कुछ भी लाइक डीलिंग कर रहा है यूके के यूएसए के साथ, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री के साथ, उसको हम फॉरेन कहते हैं, फॉरेन डीलिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट है किंग एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव नेशन, ट्रेटी मेकिंग पावर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, रिसीविंग एंड सेंडिंग द एम्बेसडर्स। ये जो पावर्स है ना जो फॉरेन प्रेरोगेटिव्स है किंग्स के पास वो ये है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे पढ़ने लगे हैं। लिस्ट ऑफ फॉरेन प्रेरोगेटिव, ये जो यहाँ पे तो जो ऊपर डायग्राम बनी थी उसी की लिस्ट लिखी हुई यहाँ पे, ये वही है जो हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा था। अब पहला पॉइंट है किंग एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव नेशन। बेसिकली किंग जो है या जो क्राउन है, क्राउन के जो भी लोग हैं या लाइक क्राउन के अंदर से अगर जो किंग है और क्राउन के अंदर जो क्वीन है, ठीक है, ये एक सोल रिप्रेजेंटेटिव की तरह दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। लाइक अगर किंग जो है पाकिस्तान आ रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, किंग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होगा अपनी कंट्री का, यूके का। लाइक जब वो पाकिस्तान के अंदर आएगा या इंडिया के अंदर किंग आएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जब किंग इन कंट्रीज में आएगा तो सब इसको ना यूके का रिप्रेजेंटेटिव समझेगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि ये यूके के किसी काम के पर्पस के लिए किंग जो है हमारे कंट्री में आया है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हो गया। तो यही बातें यहाँ लिखी है कि द किंग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन इन इंटरनेशनल डीलिंग, यानी कि जो इंटरनेशनल डीलिंग है, चाहे वो यूएसए के साथ डील कर रहा है किंग, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है या फ़लस्तीन या किसी भी कंट्री के साथ का किंग कोई भी डीलिंग कर रहा है, तो किंग जो है अपने कंट्री यानी कि यूके का एक सोल रिप्रेजेंटेटिव की तरह डील करेगा। लाइक जिस भी कंट्री में किंग जाएगा या जो भी डीलिंग करेगा उन कंट्रीज़ के साथ, तो सब समझेंगे कि ये अपने ही कंट्री को यानी कि यूके के लिए ही किंग हमारे पास आया है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रीटी मेकिंग पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। ट्रीटी मेकिंग का मतलब है, ट्रीटी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ट्रीटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कहते? क्योंकि ट्रीटी जो है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कंट्रीज़ के बीच होता है। एक दो कंट्रीज़ आपस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसको ट्रीटी कहेंगे। अगर दो इंसान या कुछ कंपनी या नॉर्मल लोग आपस में अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे, लेकिन अगर कंट्रीज करेंगी ना कॉन्ट्रैक्ट तो उसको हम ट्रीटी कहेंगे, ठीक हो गया। तो किंग के पास ना ट्रीटी मेकिंग पावर भी है, लाइक वो दूसरी कंट्रीज के साथ किंग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बयान लिखिए, किंग हैज द ट्रीटी मेकिंग पावर विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, जैसे मैंने पहले बताया था, किंग के पास वॉर को अप्रूव करने की भी पावर है, पीस देने की भी पावर। पीस का मतलब है कि वॉर नहीं होनी चाहिए और वॉर करने का मतलब है कि वॉर होनी चाहिए। ये पावर्स भी किंग के पास है। रिसीविंग एंड सेंडिंग एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंट्रीज के बारे में दूसरे कंट्री में जाके चीज़ें बताते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं, उनकी चीज़ें हमें आके बताते हैं, इनको एम्बेसडर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो यूके का जो किंग है ना, वो एम्बेसडर्स अपने जो है दूसरे कंट्री में भेजता है, उसके पास ये पावर है। किंग रिसीव्स एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड सेंड्स हिज एम्बेसडर्स टू फॉरेन कंट्री, यानी किंग खुद ही उन एम्बेसडर्स को भी रिसीव करता है जो दूसरे कंट्री से आए होते हैं, दूसरे कंट्री के एम्बेसडर्स, और अपने कंट्री के एम्बेसडर्स भी दूसरे कंट्री में भेजता है। ये पावर्स थी सारी किंग्स के पास।